नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां बात करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी में पड़ रही बर्फबारी की। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में हल्की बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। लगातार बर्फबारी के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धाम बर्फ की सफेद चादर में ढक गए हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी में हरसुल घाटी समेत गटपट्टी और मोरी के सांकरी हर दिन की दून घाटी में बर्फबारी के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। हरसुल घाटी में हो रही बर्फबारी की वजह से झाला में गंगोत्री हाईवे बंद हो गया है। इसके कारण गंगोत्री धाम समेत सीमांत अंतर्राष्ट्रीय सीमा और घाटी के करीब 4 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। में बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो वहीं उत्तराखंड में बर्फबारी की वजह से जोशीमठ में भूधसाव के कारण औली में पर्यटन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसको लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि उत्तराखंड पर्यटकों में गुलजार होगा। बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंचेंगे, लेकिन जोशीमठ में भूधसाव का असर औली के पर्यटन गतिविधियों पर पड़ रहा है। बर्फबारी के बावजूद औली सूना पड़ रहा है और गिने चुने ही पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इस बार औली में विंटर्स गेम कराए जाएंगे। इसके अलावा स्थानीय युवाओं ने भी सुरक्षित औली का संदेश देने के लिए स्कीइंग परीक्षण शुरू कर दिया है। दरअसल औली में पर्यटन व्यवसाय से बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, जहां बर्फबारी के दौरान पर्यटन सीजन पीक पर होता है, लेकिन पर्यटकों की कम संख्या के कारण पर्यटन कारोबारियों के चेहरों पर मायूसी देखने को मिल रही है। हुआ है क्योंकि उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इस समय विंटर गेम्स को भी हम करना चाहते हैं, शीतकालीन टूरिज्म को हम फिर से लाना चाहते हैं। मैंने पूरी रिपोर्ट ली है और जो औली का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से सुरक्षित है और वहां पर हमारे पास काफ़ी आवास भी हैं, टीआरएच भी बने हुए हैं। हम विंटर गेम्स में बात अब चारधाम की कर लेते हैं, जहां चारधाम को लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं। इसको लेकर समीक्षा बैठक भी की गई है। जिस समीक्षा बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चारधाम यात्रा को लेकर बैठक की, जिसमें कई अहम फैसलों लिए गए। बैठक के दौरान सतपाल महाराज ने अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। जहां जहां सड़क धंस रही हैं और लैंडस्लाइड हो रही है, वहां इसकी रोकथाम के साथ रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके अलावा मारवाड़ी और हेलन बाईपास को लेकर चर्चा की गई, ताकि चारधाम यात्रा बिना किसी व्यवधान के समय पूरी हो सके। पहले से ही धंस रहा है और ये पहले रिपोर्ट सरकार के पास थी, हमारे पास थी कि जोशीमठ धंस रहा है। पहाड़ के अंदर आपने देखा होगा कि कॉन्टिनेंटल शिफ्ट होने से पहाड़ के जितने भी हमारे ये पर्वत हैं ये न्यूली फॉर्म्ड माउंटेन्स हैं और आपने देखा होगा कि प्रतिवर्ष 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर हिमालय बढ़ रहा है। तो यहाँ पर भूगर्भीय परिवर्तन होते रहते हैं। अभी मैं समझता हूँ 2 दिन पहले नेपाल के अंदर 5.8 रेक्टर स्केल के ऊपर भूकंप आया। तो यहाँ पर हरकतें होती रहती हैं, सड़कें धंसती। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं। सरकार चारधाम यात्रा की तैयारी में जुट गई है। दूसरी तरफ चारधाम यात्रा को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार तैयारी कर रही है, ये अच्छी बात है और सरकार को पहले व्यवस्थाएं बेहतर करनी चाहिए, क्योंकि बद्रीनाथ यात्रा जोशीमठ से होती हुई जाती है और जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही भूधसाव आया हो, तो ऐसे में सरकार कैसे चारधाम यात्रियों की सुरक्षा का जिम्मा लेगी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। जोशीमठ में जिस प्रकार के हालात हैं, सरकार उस पर काम करने की बजाय प्रचार कर रही है चार धाम यात्रा का। भाई, चार धाम यात्रा हमारी लाइफ लाइन है, उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लेकिन चार धाम यात्रा जहां होती है वो पूरा क्षेत्र इस समय खतरे की जद में है। जोशीमठ के अलावा कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, तमाम जगहों पे खतरे की घंटी बज रही है।
सरकार आंखें मूंदे पड़ी है। जिस प्रकार से रैणी में आपदा आने के बाद सरकार ने आंख में पट्टी बांध ली थी, उसी प्रकार से कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और पूरे तमाम क्षेत्रों में जहां जहां इस समय क्रैक्स आने के मामले हैं, भू धसाव के मामले हैं, वहां सरकार या तो सूचना छुपा रही है या आंख में पट्टी बांध के बैठी है। मैं समझता हूं चार धाम यात्रा पर ध्यान देना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन चार धाम यात्रा जहां होनी है उस यात्रा को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य की सरकार की। तो केदारनाथ धाम में 2 यूट्यूबर बिना इजाजत के अंदर घुस गए, जिसके बाद वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। केदारनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल केदारनाथ धाम में पूर्ण निर्माण कार्य में जुटी एजेंसियों के अलावा भी बिना इजाजत के यूट्यूबर केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में 2 यूट्यूबर केदारनाथ धाम पहुंचे थे और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम की एक मूवमेंट उन्होंने कैमरे में कैद कर यूट्यूब पर अपलोड कर दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब शीतकाल में केदारनाथ धाम के कपाट बंद हैं, किसी भी तीर्थयात्री और पर्यटक के यहाँ आने की अनुमति नहीं है, केवल पूर्ण निर्माण कार्य से जुड़े मजदूर और अधिकारी ही यहाँ आ सकते हैं, तो फिर 2 यूट्यूबर यहाँ कैसे पहुँच गए? जबकि सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पुलिस और आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। तो गौरीकुंड में पुलिस का बैरियर भी लगा हुआ है। मामला सामने आने के बाद डीएम मयूर दीक्षित ने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। देखिए, ऐसे कुछ वीडियोस हमारे संज्ञान में आए थे जिसमें कि चूँकि यात्रा भी बंद है और कुछ पुनर्निर्माण के कार्य उस समय चल रहे थे, तो उसके एवज में कुछ व्यक्ति ऊपर गए थे और उनको हम लोगों ने सख्त हिदायत भी दी है। हमारी जो यहाँ पे नीचे चौकी है गौरीकुंड में भी, और साथ ही हमारी सफिशिएंट फोर्स ऊपर भी है और हम निगरानी रख रहे हैं और कोई भी अनवांछित व्यक्ति ऐसा और किसी को भी जाने की ऐसी अनुमति नहीं दी जाएगी। और क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा हमारी प्रथम यात्री की सुरक्षा भी कोई जाए, क्योंकि बुलेटिन में बात अब रुद्रप्रयाग की कर लेते हैं, जहां 2 किलोमीटर पैदल चलकर डीएम मल्लू तल्ला गांव पहुंचे। यहां उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। गांव के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंच सके और ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान हो सके, इसके लिए सरकार की ओर से गांव-गांव में ग्राम चौपाल लगाई जा रही है। रुद्रप्रयाग के यासी गांव तल्ला गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जहां गांव तक पहुंचने के लिए डीएम मयूर दीक्षित 2 किलोमीटर पैदल चले, जिसके बाद उन्होंने ग्राम चौपाल में लगे लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने सड़क की सुविधा, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था, पैदल मार्ग को ठीक करने, जंगली जानवरों से फसलों को हो रहे नुकसान के लिए घेरबाड़ समेत कई मांगे डीएम के सामने रखी। डीएम ने समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आज सुबह मल्यासू तल्ला ग्राम का निरीक्षण किया गया और वहाँ पर खुली बैठक करके जो वहाँ की समस्याएं हैं उसके बारे में चर्चा की गई, जिसमें मुख्यतः गांव की जो सड़क है उसके बारे में, जो पैदल पहुंच मार्ग है, पेयजल की जो व्यवस्था है और सिंचाई की व्यवस्था, इसके बारे में बातचीत की गई। और देखा गया कि वहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो खेती पहले होती थी, काफ़ी अच्छी खेती होती थी, उसमें जंगली जानवरों की वजह से खेती को भी नुकसान हुआ है। तो उसके लिए घेरबाड़ का भी ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा कहा गया कि घेरबाड़ कराई जानी आवश्यक है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर डिस्कशन किया गया और विभिन्न योजनाओं में इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रस्ताव बनाए जाएंगे और नेक्स्ट जिला योजना में या अन्य जो भी मद हैं उसमें इनके। बुलेटिन में बात और श्रीनगर की कर लेते हैं, जहां कमलेश्वर मंदिर में घृत कमल पूजा का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये पूजा पूरे भारत में केवल कमलेश्वर मंदिर में होती है। पूजा में शिवलिंग का घी से श्रृंगार किया जाता है और महंत जमीन पर लेटकर भगवान शिव की आराधना और मंदिर की परिक्रमा करते हैं। कहते हैं कि भगवान शिव को ध्यान मुद्रा में जगाने से घृत कमल अनुष्ठान किया जाता है। इस अनुष्ठान में शिवलिंग पर 200 किलो घी से ढककर भगवान शिव को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। साथ ही 101 कमल शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक राक्षस तड़कासुर और वरदान था कि भगवान शिव के पुत्रों के हाथों से ही उनका वध होगा, लेकिन पत्नी सती की मृत्यु के बाद भगवान शिव ध्यान में लीन हो गए थे। तब तड़कासुर के अत्याचार से परेशान ऋषि मुनि और देवी देवता भगवान शिव और हिमालय पुत्री के विवाह के लिए मनाने पहुंचे थे। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने इसी जगह अनुष्ठान किया था, जिसे घृत कमल पूजा कहा जाता है।
जो अचला सप्तमी घृतकुल पूजा है, ये पौराणिक काल से चली आ रही पूजा है। इसका जो कथा है वह यह है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह शिव के पुत्र से मरे, क्योंकि उसे पता था कि भगवान शिव जो है दूसरा विवाह करेंगे नहीं पहली पत्नी के सती हो जाने पर। तो जब उसने सारे समस्त ब्रह्मांड में जो है ये वो कर दिया, अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया, तो जो है भगवान सारे देवता जो है भगवान माता सती के पास गए कि हमारी रक्षा कीजिए। तो माता पार्वती ने बोला कि मैं हिमालय पुत्री के घर में जन्म लेती हूँ और उसके आप लोग जो है शिव जी को जागृत करो। प्रकार से अलग क्योंकि यहाँ पे विशेषकर 56 प्रकार के भोग, जैसे कि आपने पूछा, 56 प्रकार के भोग भगवान कमलेश्वर को लगाए जाते हैं और उस भोग का निर्माण कमलेश्वर महंत जी के द्वारा ही यहाँ पे कराया जाता है। जो उनके धर्मपत्नी अर्धांगिनी हैं वही इस भोग को पकाती हैं और भगवान कमलेश्वर को अर्पण किया जाता है। उसके उपरांत भगवान कमलेश्वर जी को दिव्य श्रृंगार से जो है सजाया जाता है और उसके बाद पूज्य महंत जी दिगंबर अवस्था में यहाँ पे मंदिर की लोट परिक्रमा, लेट कर परिक्रमा करते हैं। यह यहाँ पे बहुत विशेष। दिन में बात अब चमोली की कर लेते हैं, जहां GGIC गोचर में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान 93 बाल वैज्ञानिकों ने इस प्रदर्शनी में शिरकत की। GGIC गोचर में जिला अंतर्राष्ट्रीय इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें 93 बाल वैज्ञानिकों ने शिरकत की। बता दें कि जिले भर में 514 स्कूलों ने इंस्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेशन करवाया था, जिसमें से 118 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। हालांकि जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 93 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। बाल वैज्ञानिकों की तरफ से बनाए गए साइंस प्रोजेक्टों की लोगों ने जमकर तारीफ की। देखिए, इंस्पायर एक भारत सरकार की योजना है जिसमें बाल वैज्ञानिकों को तैयार किया जाता है। उन्हें अपने विचार देने होते हैं और उस विचार को जो हमारा वैज्ञानिक वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, वो उनको शॉर्टलिस्ट करती है। तो इस प्रक्रिया में हमारे यहाँ से 514 विद्यालयों ने भाग लिया और जो हमारे फाइनली बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो 118 बच्चे हैं। इन सभी 118 बच्चों को जो है 10,000 रुपये की छात्रवृत्ति मिलती है, जिसके आधार पर वो अपने मॉडल बनाते हैं। तो ये सबके लिए बड़ा गर्व का विषय है। आज इनका पहले विद्यालय में उन्होंने अपना विचार भेजा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, वो सिलेक्ट हुआ। लाखों विचारों में से समझिए बच्चों के विचार जो सिलेक्ट हुए हैं। मेरा नाम नेहा भंडारी है और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है पोर्टेबल नॉन इलेक्ट्रिकल वॉशिंग मशीन। सर, ये समस्या है कि अक्सर महिलाएं घर में बहुत सारा काम करती हैं, काम करते करते थक जाती हैं, तो इसलिए हमने एक ये ड्रमी नाम का एक वॉशिंग मशीन बनाया है। और इसका काम होता है कि हम जैसे इससे अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बन सकता है, और अगर हम इसको चलाएंगे तो इससे लाभ है कि बिजली की बचत भी होती है और पैरों की कसरत भी हो जाती है। और सर, ये ख्याल मेरे मन में आया है कि ये महिलाएं घर में मतलब बहुत काम करती हैं। दिन के आखिरी में बात कर लेते हैं 5 साल के प्रतीक की, जिसने इतनी कम उम्र में पीरियोडिक टेबल याद कर सबको हैरान कर दिया। ऋषिकेश में पहली क्लास के छात्र ने पीरियोडिक टेबल याद कर सबको हैरान कर दिया है। बता दें कि 5 साल की उम्र में छात्र प्रतीक कुमार ने केमिस्ट्री की पीरियोडिक टेबल में 118 तत्वों को बिल्कुल सही क्रम में याद कर लिया है और वह पीरियोडिक टेबल को बाल गीत की तरह सुना देता है, जिसके बाद स्कूल प्रतीक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भेजने की तैयारी कर रहा है। जहां शिक्षकों और घर वालों ने बताया कि प्रतीक का मन बचपन से ही किताबों में लगा रहता है और वह क्लास में ही प्रतीक का प्रदर्शन बेहद अच्छा है। प्रतीक कुमार महतो ये क्लास 1 का स्टूडेंट है ऋषिकेश पब्लिक स्कूल, और ये बच्चा पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को 1 मिनट और कुछ सेकंड में बोल लेता है, जो कि एक विलक्षण प्रतिभा है। और मैं समझता हूँ कि ये एक ईश्वरीय देन है और इसमें जो इस बच्चे को भगवान ने एक ऐसा वरदान दिया है कि ये एक याद करने की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है। मेरे क्लास के बच्चे सभी होनहार हैं, सभी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। मैं पढ़ाना मतलब डर से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाने को खेल खेल में पढ़ाते पढ़ाते मैंने एक दिन देखा है मेरे क्लास के जो बच्चा है, एक बच्चा प्रतीक जो बहुत ही, और एक ऐसा नहीं, एक ऐसे बहुत से बच्चे हैं, द्रव्य है, आव्या है, आराध्या है, अमन है, वैदिक है,
ऐसे बहुत से बच्चे, पुष्टि है, वैदेही नेगी है, ऐसे बहुत से बच्चे, मैं नाम, बहुत सारा नाम है, इतना नाम मैं लिया नहीं जा सकता। मैं कुछ बच्चों को मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से बोलते हैं, बस उसमें से मैंने प्रतीक को इसलिए चुना, मैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड में कुछ कराने जाती हूँ, जैसे मैं सम्स करा रही हूँ, छोटे बच्चे के फर्स्ट क्लास के बच्चे, दे आर बिलो 6 ईयर्स, फर्स्ट क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए 3 या 4 डिजिट की मल्टीप्लाई या सब्सट्रैक्ट या एडिशन करना बहुत टफ हो जाता है। बट जैसे ही मैं लिखना शुरू कर देती हूँ, वो क्या करता है, उसके पहले आंसर देना शुरू कर देता है। सही बहुत होशियार है, उसे कुछ भी समझाने से वो आसानी से समझ जाता है और उसका जो जवाब होता है वो सबसे अलग रहता है। और अपने जो भी सिलेबस है, जो भी उसके जो पार्ट होते हैं, वो बहुत आसानी से समझ जाता है। और जब मैं उसकी दीदी को पढ़ा रही थी तो वो भी आ जाता था साथ में कि हाँ मुझे भी जानना है कि क्या पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है, इसका क्या होता है। तो इसके साथ साथ उसने अपनी दीदी के साथ भी पढ़ाई की है। और जब मैं उसकी दीदी को पीरियोडिक टेबल पढ़ा रही थी तो वो भी सुनता था। और अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि हाँ वो पीरियोडिक टेबल के पास गया और चार्ट पेपर के पास गया और जो है 36 एलिमेंट जो है पीरियोडिक टेबल के उसने। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।